अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 5th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे। हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 2 ग्रोइंग प्लांट्स। क्या क्या स्टडी किया था इसके अंदर हमने? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ सीड, किस तरह से सीड्स के अंदर पार्ट्स होते हैं अलग अलग। प्लांट्स रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं, अपने जैसे दूसरे प्लांट्स किस तरह से पैदा करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड किस तरह से जर्मिनेट होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक कुदरती तौर पर पहुंचाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने स्टडी की थी। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम क्या देखेंगे आज? रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब सबसे पहले रिप्रोडक्शन यानी कि क्या हम देखेंगे ना, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इसके पहले देखा हमने रिप्रोड्यूस करना यानी कि दोबारा से पैदा करना। रिप्रोड्यूस, रिसाइकल, रीयूज है ना। दोबारा से कोई काम करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसके वर्ड के स्टार्टिंग पहले री लगाते हैं ना, रिप्रोड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो रिप्रोडक्शन यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से पैदा करना, उसी तरह की चीज़ को दोबारा से पैदा करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब रिप्रोडक्शन किस में स्टडी कर रहे हैं हम, किस चीज़ के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? हम प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स अपने जैसे दूसरे प्लांट्स किस तरह से पैदा करते हैं। एक प्लांट से बिल्कुल उसी तरह का दूसरा प्लांट किस तरह से पैदा होता है, हम ये आज स्टडी करेंगे। हैव यू नॉट सीन द अर्थ एंड हाउ वी काउज every impassable species distinctly different types of vegetation to grow there। अब यहाँ पर फिर से कुरान की एक आयत कोट की जा रही है। क्या बताया जा रहा है उसके अंदर? क्या तुमने ज़मीन को नहीं देखा? वी काउज एवरी इम्पेकेबल स्पेसिस, यानी कि हम एक दूसरे से अलग अलग तरह की वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो करते हैं ना। ज़मीन के अंदर से देखिए आप, कितने अलग अलग किस्म की नबातात उगती है, कितने अलग अलग किस्म के प्लांट्स उगते हैं। हज़ारों नमूने के प्लांट्स हैं जो दुनिया में पाए जाते। तो उसकी तरफ अल्लाह ताला गौर करने के लिए कह रहा है कि हम जो है, एक ही तरह का पानी है जो तमाम पौधों को दिया जा रहा, एक ही तरह की मिट्टी है जो तमाम पौधों के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो प्लांट्स है उनके टाइप्स है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। उनका कलर अलग है, उनका साइज़ अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनके फ्लावर्स अलग है, उनके फ्रूट्स अलग है, उनके टेस्ट अलग है। हर चीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है ये प्लांट्स। लेकिन उन सबको एक ही तरह की मिट्टी दी गई है और एक ही तरह का पानी है, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते। तो ये किस तरह से मुमकिन है? एक ही पानी और मिट्टी से इतने नमूने नमूने के प्लांट्स ग्रो होना, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो अल्लाह ताला इसे भी अपनी एक निशानी के तौर पर बता रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि इस तरह से हमने ज़मीन के अंदर पैदा किया? तो ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। द ऑलमाइटी हैज़ मेड एन एंटायर सिस्टम टू ग्रो वेजिटेशन। अब जो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया है, जो दुनिया का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है अल्लाह ताला ने कि ये वेजिटेशन के ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर हमेशा हर तरह की वेजिटेबल्स ग्रो होती रहेगी। देखिए आप, कोई एरिया है, वहाँ पर किसी ने कोई पेड़ पौधा किसी ने ले जाकर नहीं पेरा, लेकिन उसके बावजूद वो एरिया हमें हरा भरा नज़र आता। हम ट्रैवल करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं हम, एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो जो रास्ते में हमें खाली जगह नज़र आती है, बड़े बड़े ग्राउंड्स, मैदान नज़र आते हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, तो वो सब हमें बारिश के मौसम में ग्रीन नज़र आते हैं ना। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर वेजिटेशन खुद ब खुद ग्रो हो जाती। अल्लाह ताला का सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो, तो ये सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। सम प्लांट्स डू नॉट फ्लावर बट स्टिल दे इंक्रीज इन नंबर। अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावर्स नहीं लगते उन्हें, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स ग्रो नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वो क्या होते, बढ़ते जाते, उनका नंबर इंक्रीज होते रहता है, यानी कि और ज़्यादा वैसे प्लांट्स पैदा होते रहते। देखिए आप, एक प्लांट्स का नाम रिप्रोडक्शन का एक बेसिक सिस्टम है। प्लांट्स के अंदर क्या होता, एक प्लांट रहता, पौधा रहता छोटा, वो बड़ा होता, फिर उसके बाद उससे फ्लावर्स लगते, फिर फ्लावर्स लगने के बाद फ्रूट लगते, फिर वो फ्रूट्स के अंदर उसके सीड रहते, और उन सीड्स की मदद से वो प्लांट्स क्या होते, दोबारा से ग्रो होते। ये एक सादा सिंपल कंसेप्ट है प्लांट्स के ग्रो होने का। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी रहते हैं जिन्हें फ्रूट्स नहीं लगते, सिर्फ फ्लावर लगते, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी रहते कि जिन्हें फ्लावर भी नहीं लगते,
अब फिर वो किस तरह से ग्रो होते, जब उन्हें फ्लावर ही नहीं लगेंगे, जब उन्हें फ्रूट ही नहीं लगेंगे, जब उन्हें सीड ही नहीं लगेंगे, तो बगैर सीड के किस तरह से वो प्लांट्स दोबारा से ग्रो हो सकते। देखिए अल्लाह ताला ने बहुत अजीब व गरीब सिस्टम बनाया है, यानी कि बगैर सीड के भी एक प्लांट ग्रो हो सकता है, बगैर फ्लावर के भी एक प्लांट ग्रो हो सकता है। अब किस तरह से ग्रो होता है वो हम देखेंगे। इट इज़ अल्लाह हु हैज़ मेड द एंटायर सिस्टम इनटू अ स्मूथ फंक्शनिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये अल्लाह ताला ही है जिसने इस जो सिस्टम है, जो एंटायर सिस्टम है हमारे अर्थ का, हमारे यूनिवर्स का, इसे इतना फंक्शनिंग, इतना काम करने वाला बनाया है कि जो इंसानों के लिए हर वक्त फ़ायदेमंद है, इंसानों को हर वक्त फ़ायदा देता रहता। दिस इज़ देयरफॉर अ साइन दैट अल्लाह हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग। और ये भी इस बात की एक निशानी है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह ताला हर काम कर सकता, उसके अपने तरीक़े हैं, उसके अपने अंदाज़ है, और उन तरीक़ों के मुताबिक वो काम करता रहता। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड स्पोर्स। दिस मेथड थ्रू विच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम वेरियस पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए, प्लांट के रिप्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ सीड्स ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी मेथड्स है जिसके ज़रिए से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते। कौन कौन से मेथड्स है और कहाँ से रिप्रोड्यूस होते प्लांट? रूट से भी पैदा होते प्लांट्स, स्टेम से भी पैदा होते, लीव्स एंड स्पोर्स से भी पैदा हो सकते प्लांट्स। और इस मेथड को क्या कहते हैं कि जिसमें प्लांट सीड के अलावा किसी और प्लांट के बॉडी पार्ट से ग्रो हो रहे, उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। ऐसा मेथड जिसके अंदर प्लांट सीड के अलावा प्लांट के दूसरे पार्ट्स के ज़रिए ग्रो होते हैं, तो उस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नाउ यंग साइंटिस्ट एट वर्क। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया छोटा सा, हम देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे साइंटिफिक मेथड में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट है, हमने जो साइंटिफिक मेथड देखा था उसके अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को दिया है, हम उसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि हम किसी चीज़ को देखकर सोचते हैं, है ना, कोई चीज़ हमने देखी तो उसको देखने के बाद हमारे जहन में कुछ ख्याल आता, तो और हम कुछ चीज़ सोचते, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है इसने, देखिए। वी यूजुअली ऑब्जर्व बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द पोटैटोज। हम क्या करते हैं आमतौर पर पोटैटोज के ऊपर, आलू के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड यानी कि जो छोटी छोटी उसके अंदर कलियाँ नज़र आती छोटी छोटी, वो हम पोटैटोज पर देखते हैं। These are called as आई ऑफ पोटैटो, और इसे क्या कहा जाता है? आई ऑफ पोटैटो भी कहा जाता है, पोटैटो की आँख भी हम उसे कहते हैं। क्वेश्चनिंग। अब क्या क्वेश्चन आता है हमारे ध्यान में? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बर्ड एंड हाउ डू दे अपीयर। अब उस बर्ड का फंक्शन क्या है ना, क्यों आती वो बर्ड, क्यों आती, कैसे अपीयर होती है वो, और उसका फंक्शन क्या है, किस लिए है वो बर्ड, उसका मकसद क्या है उस बर्ड के आने का। हाइपोथेसिस, हम एक आंसर डिस्क्राइब कर लेंगे कुछ तो भी उसका। दीज बर्ड्स हैव द पोटैटो ग्रो और रिप्रोड्यूस। अब ये बर्ड क्या करती? पोटैटो को ग्रो होने में मदद करती है, रिप्रोड्यूस होने में, दोबारा से पैदा होने में मदद करती है, यानी कि वहाँ से पोटैटो का एक नया प्लांट ग्रो होने वाला है। ये हमारा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस यानी कि हमने उस क्वेश्चन का एक आंसर अपने जहन में बना लिया कि ये आंसर उसका हो सकता, कंफर्म नहीं है लेकिन हमने एक आंसर गेस किया। प्लान एंड एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे आंसर सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को प्लान करेंगे। तो उस एक्सपेरिमेंट को प्लान करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें? अ ट्रे, कॉटन, वाटर एंड अ पोटैटो विद बर्ड्स ऑन इट। इतनी चीज़ें हमें होना, एक ट्रे होना, कॉटन होना, एक पोटैटो होना जिसके ऊपर बर्ड्स मौजूद हो। कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे, उन आइटम्स की मदद से एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, यानी कि परफॉर्म करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट को। कट अ पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस। एक पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करना है। सम ऑफ द पीसेस ऑफ द पोटैटो शुड हैव बर्ड्स ऑन इट। और पोटैटो के कुछ पीसेस जो है उसके ऊपर क्या होने चाहिए? बर्ड्स होने चाहिए, है ना। एक पोटैटो लेंगे आप तो उसके कुछ पार्ट्स पर बर्ड्स होंगे और कुछ पार्ट्स पर बर्ड्स नहीं होंगे, है ना। तो हमने ऐसा पोटैटो लेना है कि जिसके ऊपर बर्ड्स है और उसे ऐसे पार्ट्स पे डिवाइड करना है कि कुछ पार्ट्स के ऊपर बर्ड्स होने चाहिए और कुछ पार्ट्स के ऊपर बर्ड्स नहीं होने चाहिए। Place a few pieces of potato on a plate or tray covered with cotton. अब ये जो पोटैटो के पीसेस है उसे हमने क्या करना है, एक ट्रे में रखना है और उसे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कॉटन से ढक देना है। पहले कॉटन रखना, फिर पोटैटो पीसेस रखना, फिर उसके ऊपर और कॉटन रखना।
डैम द कॉटन विथ वाटर, और उस कॉटन के ऊपर कुछ पानी छिड़कना। लीव द पीसेस फॉर अ फ्यू डेज, और इस मटेरियल को कुछ दिनों के लिए हमने क्या करना है, रख देना है ऐसे ही। लेटर राइट द रिजल्ट दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, और उसके बाद क्या करना है हमने, जो रिजल्ट हमें नज़र आता है कुछ दिनों के बाद, रोज़ाना उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होता रहेगा, तो कुछ दिनों के बाद 4 से 5 दिनों तक हमें उसे ऑब्जर्व करना है, और हमें क्या रिजल्ट आता है वो इस टेबल के अंदर लिखना है जो हमें नज़र आया। अब इसके दौरान हमने क्या स्किल्स रिक्वायर्ड किए, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। हमने ऑब्जर्वेशन की स्टडी किए और हमें कम्युनिकेशन, इसकी भी एक सलाहियत हमारे अंदर हासिल हुई। इन्फ्रेंस, हैव यू ऑब्जर्व्ड any changes in the size of buds? Have you observed any change in the pieces of potato without buds? Similarly, other parts of the plants also help in vegetative reproduction. अब देखो हमें क्या देखने को मिला, हमने 2 तरह के पोटैटो के पीसेस लिए थे, है ना। एक तरह के पीस के ऊपर क्या था, बड्स थे, और दूसरे तरह के पीस के ऊपर बड्स नहीं थे। बड्स वाले पीसेस भी लिए थे और विदाउट बड्स के पीसेस भी लिए थे। तो हमें इन दोनों के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले, आपने देखना है ना। क्या होगा मालूम, क्या इस तरह करने के बाद जो बर्ड्स वाले पीसेस थे उसके अंदर से न्यू प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर से लीफ निकलना शुरू हो जाएंगे। जो पोटैटो के लीफ है वो नए लीफ उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पोटैटो का एक न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ऐसे पीसेस है जिसके ऊपर बर्ड्स थे, और जिन पीसेस के ऊपर बर्ड्स नहीं थे वो पीसेस क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, उनके अंदर से कोई नया प्लांट नहीं निकलेगा। यानी कि पोटैटो के जो आइज़ रहते हैं, आइज़ ऑफ पोटैटोस रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं हमने देखा है ना, वो इसलिए रहते हैं कि वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होने वाला होता है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो कैसा था, सही था, राइट था, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर कर सकते हैं, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। अब हम न्यू टॉपिक देखेंगे, प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो स्टेम से ग्रो होते। हमने देखा है ना, प्लांट सिर्फ सीड से ग्रो नहीं होते बल्कि बहुत सी चीज़ों से ग्रो होते, रूट से ग्रो होते, स्टेम से ग्रो होते, लीफ से ग्रो होते, है ना, स्पोर से ग्रो होते। तो इन चीज़ों से प्लांट्स ग्रो होते। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से प्लांट्स है जो स्टेम से ग्रो होते। स्टेम यानी कि उनकी जो ये डंठल रहती, इससे ग्रो होने वाले प्लांट्स हम देखेंगे। प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन and mint stem are cut down from the parent plant and grown into new plants. अब ये जो प्लांट्स है, कौन कौन से प्लांट्स है, रोज़ है, गुलाब का प्लांट है, और शुगर केन है, गन्ना है, मिंट यानी कि जो पुदीना रहता, पुदीना है। तो इनके प्लांट्स लगाने के लिए क्या किया जाता, इनके जो स्टेम रहते वो स्टेम को काट दिया जाता और वो स्टेम को क्या करते, ज़मीन के अंदर गाड़ देते। तो उसकी वजह से क्या होता, उन स्टेम से नए प्लांट्स वहाँ पर ग्रो हो जाते। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक जिंजर एंड ऑनियन हैव बड्स ऑन देयर सरफेस विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशंस। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम्स रहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स यानी कि पोटैटो है, ऑनियन हो गया, अदरक हो गई है ना, अदरक है, लहसुन है, तो ये सब जो रूट्स रहते हैं, ये सब रूट्स है, इनके ऊपर क्या रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। जब आप इनको ज़मीन के अंदर डालेंगे तो ये बर्ड्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इनसे न्यू प्लांट ग्रो होता। तो ये देखा आपने, है ना, रोज़ का प्लांट है, शुगर केन है और मिंट है, इन सब को क्या किया जाता है, इनकी स्टेम काट कर, एक छोटी सी स्टेम काट कर ज़मीन के अंदर लगा दी जाती, तो उसकी मदद से एक नया प्लांट ग्रो होता। तो इसे कहते हैं प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। अब रूट्स की मदद से उगने वाले प्लांट्स कौन कौन से हैं? सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट एंड turnip reproduce through root. The top part of the plants is cut down and buried in the soil which grows into a new plant. अब ये जो प्लांट्स है ना, गाजर है, मूली है और ये जो शकरकंद बोलते हैं इसे, है ना, ये जो प्लांट्स है, इनके जो टॉप के जो पार्ट्स हैं इनके, देखिए आप, गाजर का जो ऊपर का हिस्सा रहता है ना, जिसके ऊपर हरा हरा नज़र आता है, अगर हम उसे काट कर ज़मीन में लगा दें तो क्या होता है, वहाँ से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, एक नया प्लांट वहाँ से पैदा हो जाता। गाजर है, मूली है, ये है,
तो इनके हम अगर ऊपर के प्लांट्स, ऊपर के सरफेस जो है कट डाउन करके जहाँ पर बर्ड्स मौजूद रहती, वो पार्ट अगर हम कट करके लगा दें ज़मीन में तो वहाँ से एक नया प्लांट उग जाता। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब है रूट्स, है ना, ये सब क्या है, रूट्स है। और इन रूट्स की मदद से क्या होता, नया प्लांट जर्मिनेट होता। तो इसे कहते हैं प्लांट्स फ्रॉम रूट, रूट की मदद से ग्रो होने वाले प्लांट्स। प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो लीव की मदद से ग्रो होते, जिनके लीव को अगर आप पेरते ज़मीन में तो वो नया प्लांट बनकर ग्रो हो जाता। प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव टिनी लीफ बर्ड्स ऑन द एज ऑफ द लीफ दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अब ये जो ब्रायोफिलम नाम का प्लांट है, ये प्लांट की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अगर आप सिर्फ एक पत्ता ज़मीन के अंदर पेर दें तो उस पत्ते के अंदर से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है। वहीं से उसके रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वहीं से एक नया प्लांट भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो लीफ की मदद से ग्रो होने वाला प्लांट है ये। प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, प्लांट्स लाइक ferns, fungi and mosses do not have seeds, they have tiny spores that grow into a new plant. These are non-flowering plants. अब ये जो प्लांट है, फर्न्स नाम का जो प्लांट है, ये कैसे ग्रो होता, ये उसके स्पोर्स रहते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक स्पोर्स रहते हैं। तो इन स्पोर्स की वजह से क्या होता है, ये प्लांट ग्रो होता और यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होता। देखिए आप यहाँ पर कुछ स्पोर्स दिए हुए हैं, इन स्पोर्स की मदद से क्या होता है, यहाँ से नया प्लांट ग्रो होता। फर्न्स आर प्रोड्यूस थ्रू, देखिए आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है तो इसके आंसर देना है आपको। फर्न्स आर प्रोड्यूस थ्रू, फर्न्स जो है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं। क्या ऑप्शन है इसके, कोन्स, स्पोर्स और सीड्स। किसके ज़रिए ग्रो होते हैं, स्पोर्स के ज़रिए ग्रो होते हैं। द प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू लीफ इज, अब इन तीनों में लीफ के ज़रिए रिप्रोड्यूस होने वाला प्लांट कौन सा है, रेडिश नहीं है, फंगी नहीं है, और ब्रायोफिलम ये लीफ के ज़रिए ग्रो होने वाला प्लांट है। एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज़, अब देखिए आप, हमने एक बात रह गई कि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनकी स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड रहती है ना। स्टेम यानी कि तने को कहते हैं, तने को। एक बड़ा दरख्त देखेंगे आप तो समझो एक नीम का दरख्त है, तो उसकी जो बड़ा तना है उसे क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो एक बीज वाली एकदम मेन डंठल रहती है उसे हम स्टेम कहते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनकी स्टेम अंडरग्राउंड रहती, ज़मीन के अंदर उनकी स्टेम रहती। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। पोटैटो क्या है, ये पोटैटो दरअसल एक स्टेम है, ये रूट नहीं है। हमें लगता है कि ज़मीन के अंदर है तो ये रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन के अंदर होने के बावजूद पोटैटो जो है ये एक स्टेम की हैसियत रखता है, ये रूट नहीं। इसके मुकाबले में जो गाजर है, गाजर क्या है, एक रूट है। गाजर स्टेम नहीं है, गाजर रूट है। और पोटैटो क्या है, ये स्टेम है। तो देखिए आप क्या क्वेश्चन कर रहा हो, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज पोटैटो, कैरोट, मोजेस। तो पोटैटो जो है अंडरग्राउंड स्टेम की एक एग्जाम्पल है। इस एक्टिविटी को हम स्किप कर देंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि आप सब जानते हैं ना, एग्रीकल्चर यानी कि खेती को कहते हैं। खेती करना, खेतों में कुछ फसल उगाना जो किसान करते हैं ना। किसान आमतौर पर जो फसल उगाते हैं, गेहूँ, जवार, बाजरा, उसे कहते हैं खेती, एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई है। We then grow on the earth grains, grapes, vegetables, olives, date palms, dense gardens, fruits and fodder for your benefit and for the benefit of your animals. और ये हम ही है ना, क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, और ये हम ही है जिसने ज़मीन में पैदा किया। क्या पैदा किया, ग्रेन्स, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स, ओलाइव्स, डेट पाम्स, यानी कि अनाज पैदा किए, अंगूर पैदा किए, सब्जियां उगाई है ना, जैतून उगाया, और डेट पाम्स, खजूरें उगाई, खजूरों के दरख्त उगाए, गार्डन्स उगाए, घने जंगलात उगाए, और फल उगाए, और तुम्हारे जानवरों के लिए चारा घास उगाई। किसके लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए, है ना। जानवरों को भी चारा खिलाया जाता, तो वो चारा भी कहाँ से उगता, ज़मीन ही से उगता है ना, अल्लाह ताला उगाता उसे। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला यहाँ पर गिना रहा है। देखिए अल्लाह ताला का एक फार्मूला यानी कि तरीक़ा है कि वो अलग अलग चीज़ों की मिसालें देकर हमें समझाने की कोशिश करता कि देखो ये सब काम जो हो रहे हैं ना, ये सब यूं ही नहीं हो रहे।
हमको लगता है कि बस ये तो चल रहा है और चलते रहने वाला है, लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं चल रहा, बल्कि ये सब बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से चलाया जा रहा है किसी के ज़रिए। और ये सब क्यों हो रहा है ये बताने की कोशिश की जा रही है कुरान में बार बार। क्यों हो रहा है ये सब तुम्हारे लिए है ना, इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला जो ये काम कर रहा, तो ये सब इंसानों के लिए काम कर रहा। जो अल्लाह ताला ने इन्हें घने जंगलात उगाए, जो फ्रूट्स उगाए, जो वेजिटेबल्स उगाए, जो अंगूर के दरख्त उगाए, जैतून के दरख्त उगाए, है ना, खजूरों के दरख्त उगाए, तो ये सब क्यों किया? अल्लाह ताला ने इंसानों के बेनिफिट के लिए किया। और जाहिर सी बात है, जब हमारे बेनिफिट के लिए कोई काम किया जा रहा, तो अल्लाह ताला हमसे कुछ चाहता है ना, हमसे कुछ चाहता अल्लाह ताला, हमने कुछ काम करना ये चाहता, तो हमसे क्या काम करना चाहता ये हमने जानने की ज़रूरत है। कि ये सब हमारे लिए जब किया जा रहा, बार बार अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है कि हमने तुम्हारे लिए किया, हमने तुम्हारे लिए किया, तो अल्लाह ताला भी हमसे कुछ काम चाहता। तो हमने ये मालूम करने की ज़रूरत है कि वो क्या काम है जो अल्लाह ताला हमसे चाहता, और हमने उसको करने की कोशिश करना। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, है ना, क्या चाहता अल्लाह ताला हमसे? हमने कुरान पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। हमने कुरान पढ़ना है, हमने उसकी स्टडी करना है, उसे समझने की कोशिश करना है। जिस तरह हम साइंस मैथ की किताबें पढ़ते हैं ना, उसे समझने की कोशिश करते, उसी तरह से हमने कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तब हमें जाकर मालूम होगा कि अल्लाह ताला जो है हमसे क्या चाहता है, क्या काम चाहता है वो। तब कहीं जाकर हम कुरान को समझ सकते, अल्लाह ताला की मर्ज़ी को समझ सकते। द ऑलमाइटी हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ फूड टू ग्रो ऑन लैंड। अब अल्लाह ताला ने ये मुमकिन बनाया कि ज़मीन के ऊपर कई तरह की प्लांट्स, वेजिटेशंस जो है ग्रो हो। डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, सेरल्स, ग्रेप्स, vegetables, olives, date palms, dense garden, fruit and fodder are grown for the benefit of all the creations on earth. अब इस तरह की इतने अलग अलग नमूनों की जो वेजिटेशन है ज़मीन के ऊपर ग्रो होती है ना, ग्रेन्स है, अनाज है, दालें हैं, और फल है, सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, खजूर है, घने जंगलात है। उसके अंदर बहुत से नमूने के प्लांट्स रहते हैं जो हमारे दवाइयों वगैरह के लिए भी काम आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी रहते हैं उसके अंदर, और जानवरों का चारा भी रहता है। ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर ग्रो होना मुमकिन बनाया, पॉसिबल बनाया। वी आर सेंट as the deputy of our Allah, and we should also work for the benefit of mankind irrespective of race, religion, color, creed or sect. अब देखो, अब यहाँ पर हमारी हैसियत बयान की जा रही है ना। अब अल्लाह ताला ने हमको कैसा बनाया? हमको ज़मीन पर अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर भेजा, डेपुटी ऑफ अवर अल्लाह, यानी कि अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का नायब बनाकर भेजा दुनिया में। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? डेपुटी ऑफ अल्लाह यानी कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से दुनिया में भेजा है, ताकि जो अल्लाह ताला के रूल्स है उसके ज़रिए इस दुनिया के सिस्टम को चलाया जा सके, है ना। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला डायरेक्टली बराह रास्त आकर तो काम नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता कि मैंने जिन इंसानों को दुनिया में बसाया है, उन्हें मैंने अक़ल दी, उन्हें मैंने शऊर दिया, उनके दरमियान मैंने रसूल भेजे और अपना तरीक़ा बताया कुरान के ज़रिए। तो इंसानों ने क्या करना चाहिए? इस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। यानी कि अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया हुआ है उस तरीक़े के मुताबिक इस दुनिया को हमें चलाना है। तो इसे कहते हैं डेपुटी ऑफ अल्लाह। और हमने कैसे काम करना है? वी शुड ऑल्सो वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। और हमने इंसानों के बेनिफिट के लिए काम करना है, तमाम इंसानों के बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए हमने काम करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कलर, सेक्ट और क्रीड। और हमने इंसानों की मदद करते वक्त हमने ये नहीं देखना कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से सेक्ट का है, कौन सी ज़ात का है, कैसा कलर है उसका, है ना, अमीर है कि गरीब है। ये बातें हमने उसके मुतालिक देखना नहीं चाहिए। यानी कि हम मुस्लिम है तो मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, गोरा है तो मदद करेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। काले गोरे का फ़र्क, ज़ात पात, ऊंच और नीच, अमीर और गरीब, इन चीज़ों को हमने इंसानों की मदद करते वक्त जहन में नहीं लाना चाहिए। द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वान्टिटी इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी गई है। किसे कहते हैं एग्रीकल्चर? द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी साइंस, ऐसा तरीक़ा कल्टीवेशन का, ज़राअत का, कि जिसके अंदर क्या होता? कल्टीवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी क्रॉप को हम उगा रहे हैं, तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल, एक गेहूं का प्लांट है ना, एक गेहूं का प्लांट है। कोई किसान कभी एक गेहूं का प्लांट लगाता क्या? एक गेहूं का प्लांट लगाने से कुछ फ़ायदा होगा क्या उसे?
नहीं हो सकता है ना। तो वो कितने लगाता प्लांट्स, ऐसे लाखों की तादाद में प्लांट्स लगाता। आप एक खेत में देखेंगे और अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट नहीं कर सकते आप, इतने पौधे रहते हैं वहाँ पर गेहूँ के, है ना। तो लार्ज क्वांटिटी में किसी एक नमूने के प्लांट्स को लगाना, इसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। किसी भी नमूने के प्लांट्स ले लीजिए आप, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, गन्ना है, शुगर केन है ना, तमाम प्लांट्स जो लगाए जाते हैं ये 1 और 2 की क्वांटिटी में नहीं लगाए जाते, बल्कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में लगाए जाते हैं। पूरे खेत में लगाया जाता है, खेत भर के, हम गिन नहीं सकते उसको, इतनी क्वांटिटी में रहते हो। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप टिक आउट कर लीजिए। द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। There are different stages of agriculture. These stages are as follows. अब एग्रीकल्चर के कुछ स्टेजेस है, वो क्या स्टेजेस है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज प्लगिंग। प्लगिंग यानी कि इट हेल्प्स लूजन द सॉइल, हल चलाना बोलते जिसे हम, है ना, हल चलाना। ये किस लिए किया जाता, ज़मीन को क्या होता देखिए आप, ज़मीन के ऊपर ना कंटिन्यू चलने की वजह से या बारिश के पानी की वजह से ज़मीन अंदर दबते जाती और दब दब कर क्या हो जाती, बहुत हार्ड बन जाती, सख्त बन जाती। और जो प्लांट्स रहते हैं वो प्लांट्स बहुत नाजुक रहते हैं, उनके रूट्स जो है वो बहुत नाजुक रहती। तो उनके रूट्स को ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए लूज सॉइल होना, ढीली सॉइल होना, उनके रूट्स को अंदर पेनिट्रेट होने के लिए। तो उस सॉइल को लूज करने के लिए क्या किया जाता, उसके अंदर हल चलाया जाता। देख रहे आप, है ना, पिक्चर में आपने देखा होगा, कभी अगर आप गांव गए तो वहाँ पर आपने लाइव भी देखा होगा इसे, तो किस तरह से बैलों के ज़रिए या फिर आजकल ट्रैक्टर की मदद से भी इस तरह से प्लगिंग का काम किया जाता। तो ये क्यों किया जाता, ताकि ज़मीन को लूज़ किया जा सके, फ्री किया जा सके, थोड़ा ढीला किया जा सके, इसलिए ये प्लगिंग का काम करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है एग्रीकल्चर में, और ये मस्ट है, इसके सिवा एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम। सेकेंड इज मैन्योरिंग, हेल्प्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योरिंग यानी कि ज़मीन को खाद प्रोवाइड करना। मैन्योर यानी कि खाद यानी कि जो प्लांट्स की ग़िज़ा है ना, प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें लगती, नाइट्रोजन, पोटेशियम और इस तरह के जो भी मिनरल्स लगते, वो मिनरल्स ज़मीन को प्रोवाइड किए जाते हैं ना। जब हम प्लांट्स लगाएंगे, प्लांट्स उगाएंगे तो उन्हें ग़िज़ा की तो ज़रूरत है ना, तो उनके लिए क्या किया जाते हैं, इस तरह के मैन्यूअर्स ज़मीन के अंदर डाले जाते। नेक्स्ट वन इज सोइंग, प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। अब जब हम प्लगिंग कर लेते हैं और मैन्यूअरिंग भी कर लेते हैं, ज़मीन को हम सॉफ्ट बना दे रहे, फिर उसके अंदर उसकी खाद डाल दे रहे, प्लांट्स की ग़िज़ा डाल दे रहे, उसके बाद बीज पेरे जाते। थर्ड स्टेप क्या है, बीज पेरे जाते हैं ना, बगैर बीज के तो प्लांट्स नहीं उग सकते, तो बीज पेरे जाते। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि ज़मीन को सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर प्रोवाइड किया जाता। जब बीज पेर दिए जाते तो बीज पेरने के बाद पानी की ज़रूरत रहती, बगैर पानी दिए के बीज ग्रो नहीं होते, याद रखिए आप, है ना। जब हम किसी मिट्टी में बीज पेर दे रहे तो उसके बाद उसे पानी देना मस्ट है, पानी देने के बगैर प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। तो इस तरह से पानी दिया जाता, उसे इरिगेशन कहते हैं। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स किल्स द पेस्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स। अब पेस्टिसाइड्स क्यों स्प्रे किए जाते, ताकि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर जो अलग अलग नमूने के कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना। इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था हमने, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देखा था, है ना, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, उससे थोड़ा याद कीजिए आप। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में क्या होता, जो बटरफ्लाई रहती वो किसी एक पौधे के प्लांट पर जाती और वहाँ पर उसके लीफ पर जाकर अंडा दे देती, और कुछ दिनों के बाद क्या होता, उस एग में से एक छोटा सा लार्वा निकलता, और वो लार्वा क्या करता, उस प्लांट के लीफ को खाना शुरू कर देता, है ना, उस प्लांट के लीफ को वो खाना शुरू कर देता। तो उसके नतीजे में क्या होता, वो खुद तो ग्रो होता लेकिन प्लांट का लीफ ख़त्म हो जाता, उस प्लांट का लॉस हो जाता, है ना। जाहिर सी बात है, जब वो प्लांट के लीफ को खाते जाएगा तो प्लांट तो ख़त्म होते जाएगा, प्लांट की लाइफ ख़त्म होती जाएगी, तो उस प्लांट का नुकसान है ये एक तरह का। जब हम इरिगेशन में आते हैं तो ऐसे हज़ारों लाखों पेस्ट्स हमारे पौधों के ऊपर आ जाते खुद ब खुद, कहीं ना कहीं से। इस तरह के जो कीड़े रहते हैं, हर तरह के, हर नमूने के कीड़े क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं उस प्लांट्स की वजह से, और वो अपने क्या करते हैं, एग दे देते हैं वहाँ पर, और उसके अंदर से लार्वास निकलते हैं, और फिर वो जो लार्वा रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को खाना शुरू करते हैं। तो जब वो प्लांट को खा लेंगे तो हमारे प्लांट का तो नुकसान हो जाएगा, है ना।
तो उस लिए उस प्लांट को बचाने के लिए उसे उन पेस्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता, एक स्प्रे किया जाता, दवाओं का स्प्रे किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो कीड़े मकोड़े रहते वो सब मर जाते और हमारी फसल जो है अच्छी रहती। नेक्स्ट स्टेप इज यील्डिंग। यील्डिंग यानी कि जब हमारी फसल ग्रो हो जाती, क्रॉप ग्रो हो जाती हमारी और अच्छे से उसको अनाज वगैरह लग जाता, तो उसे क्या किया जाता, काट के अलग कर दिया जाता और वो जो अनाज रहता वो अनाज उस फसल में से निकाल दिया जाता, उसे कहते हैं यील्डिंग। तो ये क्या हो गए हमारे एग्रीकल्चर के स्टेप्स है। कौन से 6 स्टेप्स हैं? प्लगिंग, मैन्यूअरिंग, सोइंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड यील्डिंग। ये 6 स्टेप्स है जो आपने याद रखना है। नाउ क्रॉप्स। क्रॉप्स आर एनी कल्टिवेटेड प्लांट्स दैट आर हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स फॉर फूड। अब क्रॉप्स किसे कहते हैं? हमने अभी तो देखा एग्रीकल्चर, अब क्रॉप किसे कहेंगे? क्रॉप्स कोई भी फसल जो फार्मर क्या करता, फूड के तौर पर, खाने के तौर पर क्या करता, उगाता, उसे कहते हैं क्रॉप। फूड और क्लॉथिंग एंड अदर यूज, या तो फूड के लिए या तो क्लॉथिंग के लिए या तो अदर यूज के लिए प्लांट्स क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं किसानों के जरिए, उसे कहते हैं क्रॉप्स। Farmers grow plants depending on the type of soil, availability of water and the climate of the place. अब जो प्लांट्स क्रॉप उगाते हैं, है ना, तो वो क्रॉप सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ें रहती है जिसकी मदद से हमें क्रॉप सेलेक्ट करना पड़ता। हम अपने दिल से कोई भी क्रॉप नहीं लगा सकते। हम ये सोचेंगे कि चलो हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेब की क्रॉप लगाएंगे, सेब के फसल उगाएंगे हम, तो हम उगा सकते हैं कि यहाँ पर हम नहीं उगा सकते, है ना, क्योंकि सेब के लिए, एप्पल के लिए एक मखसूस क्लाइमेट की ज़रूरत है, वो क्लाइमेट हमारे पास नहीं। तो हम कौन सी फसल उगा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता, टाइप ऑफ सॉइल देखना पड़ता। हमारी जो मिट्टी है खेत की, वो मिट्टी कैसी है, किस टाइप की सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं हमारे पास, पानी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटरमेलन लगाना चाहे, तरबूज लगाना चाहे, तो तरबूज की फसल के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता, तकरीबन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहता। तरबूज हुआ और स्वीट लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, है ना, ये चीज़ें लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर क्या रहता, मेनली वाटर ही उसका एक कंपोजिट है। तो ऐसी चीज़ें लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती। तो वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ता क्रॉप लगाने से पहले। एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और तीसरी चीज़ क्या है, हमारे पास का क्लाइमेट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है हमारे पास का, ठंडा है, गर्म है, सर्द है ना, कैसा है, वो हमें देखना पड़ता। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फसल लगा सकते। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो, टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी क्रॉप डिपेंड करती है कि हम कौन सी क्रॉप लगा सकते। Different crops are grown in different seasons. और अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स रहती है वो अलग अलग तरह के सीजन्स में लगाई जाती। बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन्स द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड द रबी क्रॉप्स। अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स लगाई जाती, और हमारे इंडिया के अंदर मेनली 2 तरह की क्रॉप्स लगाई जाती, और उन्हें सीज़न के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। सीज़न के बेसिस पर, यानी कि मौसम के हिसाब से जो क्रॉप लगाई जाती, उन्हें 2 तरह के टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन सी है? फर्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। अब हम देखेंगे खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग मानसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। अब जो मानसून सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स है उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। द पीरियड लास्ट बिटवीन जून टू अक्टूबर, और किस सीज़न में, किस मौसम में, किस मंथ में लगाई जाती है? जून से लेकर तो अक्टूबर तक के मौसम में ये लगाई जाती। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप्स, और इसे मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। द मेन खरीफ क्रॉप्स आर मिलेट एंड राइस। और जो मेन खरीफ क्रॉप्स है वो कौन सी है? मिलेट और राइस। ये 2 मेन खरीफ क्रॉप्स है हमारे इंडिया में चलने वाली। तो खरीफ क्रॉप समझ में आया आपको, जो बारिश के सीज़न में लगाई जाती है, आमतौर पे कह सकते हैं हम कि बारिश के सीज़न में लगाए जाने वाली क्रॉप्स को क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब देखेंगे हम रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब ऐसे क्रॉप्स जो सर्दी के मौसम में लगाई जाती है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। द पीरियड लास्ट बिटवीन नवंबर टू अप्रैल, और किन मंथ्स के दरमियान लगाई जाती है? नवंबर से अप्रैल के दरमियान में ये लगाई जाती। द मेन रबी क्रॉप्स आर व्हीट एंड पल्सेस, और जो मेन रबी क्रॉप्स हमारी वो कौन सी है? व्हीट है और पल्सेस, यानी कि दालें हैं और गेहूं है। क्रॉप्स
प्रोटेक्शन। अब हम क्रॉप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड व्हाइल ग्रोइंग। क्रॉप प्रोटेक्शन इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग प्लांट and protecting them from diseases, weeds, insects, animals and other pests that damage the crops। अब क्रॉप का प्रोटेक्शन भी बहुत है ना। आपने क्रॉप लगा तो दिए, फसल लगा तो दिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे आप, तो क्या फ़ायदे का। उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो अच्छा फल फ्रूट हमें नहीं दे सकती। तो किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है इसे? बीमारियों से, है ना। बीमारियाँ लगती है उसे, इंसेक्ट्स कीड़े खा जाते हैं उन्हें, एनिमल से जानवर खा जाते हैं। अगर हमारे खेत में इतनी सारी बकरियां आ गई तो, है ना, पूरी फसल को खा जाएंगी हमारी, तो वैसा भी नहीं होने देना पड़ता। एंड अदर पेस्ट, और दूसरे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं बहुत से, और वायरसेस भी रहते हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा दे। तो इन तमाम चीज़ों से हमें क्रॉप्स को महफूज रखना होता है। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन आर। अब क्रॉप को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ मेजर्स दिए हुए यहाँ पर, कुछ तरीके बताए हुए हैं। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट्स। हमें कुछ कीड़े मारने वाली दवाओं को स्प्रे करना पड़ता उन पेस्ट्स को मारने के लिए। फेंसिंग अराउंड द फील्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स। अब अगर हमें जानवरों से क्रॉप को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, हमारे खेत को चारों तरफ से फेंसिंग करना पड़ेगी, तार की जाली लगाना पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें हमारे खेत में कोई जानवर नहीं घुसेंगे। हार्वेस्टेड क्रॉप्स शुड बी स्टोर्ड इन सच अ वे दैट दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, यानी कि जो फसल निकल गई भी है, अब हमने गेहूं की फसल पे रहे हैं ना, और गेहूं हमारे फसल आ गई, बड़ी हो गई, हमने निकाल दी, थैलों में पैक करके रख दिए। तो अब रखने के बाद उसे हमें बहुत महफूज जगह पर रखना पड़ता। अगर ऐसा होगा कि जहाँ पर हमने हमारे गेहूं के गोडाउन में रखा है वहाँ पर पानी आ जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो पानी से ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे हमारे गेहूँ। या फिर वहाँ पर बहुत चूहे हैं तो उसकी वजह से भी चूहे हमारी फसल को, जो क्रॉप है हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप, उसे ख़राब कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ों से हमें उसे महफूज रखना होता है। स्केयरक्रोज शुड बी प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द फील्ड टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम बर्ड्स। अब स्केयरक्रोज यानी कि जो परिंदों से महफूज रखने के लिए बनाए जाते हैं ना, नकली का इंसान रहता जिसे देखकर परिंदे वगैरह उड़ जाते। परिंदे भी क्या करते हैं, हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते। जब हमारी फसल तैयार हो जाती तो वो क्या करते, हमारा अनाज वगैरह रोज़ाना के बेसिस पर खाकर चले जाते। इस तरह से हमारी फसल को बहुत नुकसान होता। तो इससे भी हमारी क्रॉप को महफूज रखने की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ। कुछ कीवर्ड्स है जो आप स्टडी करेंगे हम। सीड कोट किसे कहते हैं, हमने देखा था, है ना। जो सीड कोट यानी कि सीड के ऊपर जो छिलका रहता है उसे सीड कोट कहते हैं। एम्ब्रियो यानी कि सीड के अंदर जो बेबी प्लांट रहता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। जर्मिनेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ सीड चेंजिंग इनटू सीडलिंग, बीज का पौधा बनने का जो प्रोसेस है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। डिस्पर्सल यानी कि एक बीज का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, उसे डिस्पर्सल कहते हैं। एग्रीकल्चर यानी कि आर्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड रेजिंग क्रॉप्स इन लार्ज क्वांटिटी। किसी क्रॉप को, किसी फसल को बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगाना, उसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे बार बार देखिए। हमने थोड़ा फास्ट लिया है क्योंकि हमारे लेसन्स बहुत बड़े हैं और इसके आगे भी हमारा सिलेबस अच्छा खासा बाकी है, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको ये समझ में आ सकती है। और आपने जो लेसन है इसे रीड भी करना, स्टार्ट से एंड तक आपने क्या करना, इस लेसन को बार बार रीड करना, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।